हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ये पहली बात तो हमारा पार्ट 2 होने वाला है चैप्टर 3 का। एक सेकेंड। तो इस वीडियो में हम देखो पार्ट 2 के अंदर क्या क्या देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें समझी थी और हमने परचेज बुक और सेल्स बुक बनाना सीखा था, ठीक है। परचेज बुक और सेल्स बुक बनाना सीखा था, किस तरीके से बनाया जाता है, सारी चीज़ें डिटेल में सीखी थी। इस वीडियो के अंदर हम परचेज रिटर्न से स्टार्ट करेंगे। परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक दोनों ही एक मतलब बिल्कुल सेम है, ठीक है। सेम तो देखो परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, ये दोनों सब कुछ सेम है, बट मैं आपको एक बार परचेज बुक रिटर्न बुक बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। और जो सेल्स रिटर्न बुक है वो सेम टू सेम बिल्कुल इन्हीं की तरह है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे सीधे कैश बुक पे। हम ज़्यादा देखो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो जो परचेज रिटर्न बुक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि मतलब परचेज रिटर्न का मतलब अगर हमारा कोई सप्लायर है, ठीक है, या हमारा कोई मतलब कोई भी दुकानदार है, ठीक है, जिससे हमने चीज़ें खरीदी हैं, जिससे हमने चीज़ें परचेज कर ली हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे वापस करेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है परचेज रिटर्न है, ठीक है। तो जो हमने खरीदा है हम उसे रिटर्न करते हैं अपने सप्लायर को या हमने जिससे खरीदा है उसे, ठीक है। इसे हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं, ठीक है। और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बुक कहते हैं, ठीक है। और सेल्स रिटर्न में क्या होता है, हमको मान लो जो लोगों ने खरीदा है, मतलब हमने जो बेचा है, ठीक है, हमने जो सेल कर दिया है वो हमें लोग यानी हमारे कस्टमर, हमारे कंज्यूमर हमें वापस करते हैं, वो हमारा होता है सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो परचेज रिटर्न बुक बनाना अगर आपको आ गया, वैसे तो मैं कहूँगा अगर आपको सेल्स परचेज कोई सा भी बुक बनाना एक आ गया तो आपको चारों बुक आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखो सेल्स परचेज बुक का मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सिर्फ 2 पॉइंट के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा। रिटर्न टू मेसर्स रेखा एंड कॉर्पोरेशन, इसको रिटर्न किया गया है 1993 की बात है, चैप्टर सितंबर 4 की, ठीक है। 5 न्यू स्टाइल के जर्नल इंग्लिश की कॉपी है जो कि 3 रुपये प्रति कॉपी के हिसाब से यहाँ पर वापस किया गया है, ठीक है। एक सेकेंड, अगर हम चलते हैं सीधे अपने फॉर्मेट पे तो देखो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट वहाँ पे भी हमने देखा था जब हम परचेज और सेल्स बुक पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आता है डेट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, फिर आता है एलएफ, लेजर फॉलियो, और फिर आता है डिटेल, और फिर यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। डिटेल का मतलब यहाँ पर जो भी हमें प्लस माइनस करना होता है हम यहाँ पे करते हैं और फिर जो फाइनल अमाउंट लिखते हैं अमाउंट के अंदर, ठीक है। तो डेट हमारा पहली बात तो 1993 था ईयर, ठीक है, और डेट था हमारा 4 सितंबर। क्या किया था हमने 5 न्यू स्टाइल, सबसे पहले यहाँ पे उसका नाम लिख दो जिसको हम वापस कर रहे हैं, मेसर्स रेखा एंड कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जिसको हम पहले अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है, 5 न्यू स्टाइल ऑफ जर्नल इंग्लिश @3 ईच लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को जब इंटू करेंगे, अब मैं 5 कॉपी उसे वापस कर रहा हूँ, एक कॉपी का दाम है 3 रुपये, तो जाहिर सी बात है कि 5 कॉपी का दाम कितना होगा, 15 रुपये, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको। अब फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था, तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2 न्यू स्टाइल को अरिथमेटिक, ठीक है, शायद ये बुक हो सकता है, अरिथमेटिक 3.5 रुपये का एक है, ठीक है, 3.5 रुपये का एक है। और यही तीसरा पॉइंट अगर हम पढ़े तो डिस्काउंट दिया गया है 10% का। मैं आपको बताऊं डिस्काउंट का जो मतलब अगर डिस्काउंट आपको कहीं भी दिखता है, ठीक है, आपको चाहे किसी भी बुक में सेल्स रिटर्न, सेल्स परचेज रिटर्न, किसी भी बुक में अगर आपको डिस्काउंट दिख रहा है तो उसे माइनस कर देना, ठीक है, टोटल अमाउंट से माइनस कर देना। टोटल अभी करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले उसी डेट को किया गया है ना, तो 2 न्यू स्टाइल, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, कहीं बाहर का क्वेश्चन नहीं है, आप जाकर बुक में अपने देख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट उठाए, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दूंगा 2 पॉइंट के अंदर, ठीक है। ऑफ एरिथमेटिक @3.5 रुपये का एक है, ठीक है। अब 3.5 रुपये का एक है, इसका मतलब 2 है, 2 और 1 है 3.5 रुपये का, यानी 7, ठीक है।
टोटल 7 हो गए। अब हम इस 7 को ऐड करेंगे, यहाँ होगा 22, ठीक है। अब इस 22 पे अगर फिर हम इस 22 पे क्या करेंगे, इस 22 पे लगाएंगे हम 10% का डिस्काउंट। याद रखना 7 पे नहीं लगाना, 15 पे नहीं लगाना, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे लगाना है हमें डिस्काउंट, जितना परसेंट दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लेस लिख दो, लेस डिस्काउंट एट द रेट 10%, ठीक है। तो 22 का 10% कितना होता है, 2.2 मतलब 2 रुपये 20 पैसे, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। फिर हम जब इन्हें माइनस करेंगे, जब हम इन्हें लेस करेंगे तो कितना आएगा, 19.8, ठीक है, 19.8। अब बात करते हैं दूसरी डेट की। दूसरी डेट की बात करें, पहले हम दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं एक बार। दूसरा पॉइंट है हमारे पास सितंबर 14 की, हमने रिटर्न किया है सुनीता एंड कॉर्पोरेशन को, मैसर सुनीता कॉर्पोरेशन को रिटर्न किया है। सारे पॉइंट्स एक बार पढ़ लेते, क्लियर कर लेते। 3 न्यू स्टाइल के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 रुपए का एक था, वो वापस किया है। और 7 न्यू स्टाइल के मेमोरी हमने वापस किया है, जो कि 2 रुपये पर कॉपी था, ठीक है। और पैकेजिंग चार्जेस हमारे पास 10 रुपये मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। पैकेजिंग चार्जेस कितने हैं, 10 रुपये। पैकेजिंग चार्जेस हो या किसी तरीके के कोई चार्जेस हो तो उसे आपको कहीं पे भी ऐड कर देना है, ठीक है। ये बात याद रखना, ऐड कर देना है लास्ट में। लास्ट में जिस तरीके से डिस्काउंट आपने माइनस किया था उसी तरीके से ऐड कर देना है, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कब था डेट, 15 सितंबर, या कोई सा भी ले लो, अभी तो हम समझ रहे हैं। 15 सितंबर ले लिया मैंने। फिर ऊपर मेसर्स का नाम, एक सेकेंड यहाँ पर एक लाइन खींच दो, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन आएगी सेपरेट करने के लिए, याद रखना सेपरेट करने के लिए आपको लाइन खींचना जरूरी है। मेसर्स क्या था, सुनीता एंड कंपनी, ठीक है। क्या क्या रिटर्न किया था हमने, 3 न्यू स्टाइल के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एट द रेट कितने का था वो, 5 रुपये पर कॉपी, ठीक है। 5 रुपये का एक था ना, तो टोटल कितना हो गया, 15 रुपये, ठीक है। ऊपर वाले की तरह 15 रुपये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या था, 7 न्यू स्टाइल की मेमोरी एट द रेट 2 पर कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर 14 हो गया, ठीक है, इन दोनों को इनटू करके। अब हम इसे ऐड करेंगे, कितना हो गया, ये हमारे पास 29 हुआ, यहाँ पे देख लो, हाँ 29 हुआ। वैसे मैं यहाँ पे 29 लिख दूँ, और पैकिंग चार्जेस ऐड करना है यहाँ पे नहीं, पूरा एकदम ऐड करके फिर यहाँ पे 39, ठीक है। 39 आने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को अमाउंट वाले जितने भी मतलब अमाउंट कॉलम में जितने भी अमाउंट लिखे होंगे उन सबको ऐड करके नीचे यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो परचेज रिटर्न बुक क्या होता है, किस तरीके से बनता है, बहुत ईजी है यार। बस आपको क्वेश्चन में से उठाना है और यहाँ पे रख देना है। कुछ पॉइंट याद रखना है, जैसे डिस्काउंट का पॉइंट याद रखना है, हमेशा माइनस करना है, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन में से उठा कर रखना है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी 2 वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं पिछले 2 वीडियो से यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो परचेज रिटर्न बुक आपको समझ में आ गया, परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक भी सेम टू सेम यही है। सेल्स रिटर्न बुक में कुछ भी वो नहीं है, क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन से यहाँ रख दो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो अगर मान लो कभी मतलब परचेज रिटर्न बुक चारों अगर बुक हमारे पास साथ में दिए हों और किसी का नाम ना बताया जाए तो बहुत मुश्किल होगा कि हम पहचान पाए कि कौन सा कितना है, मतलब कौन सी बुक कौन सा है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न बुक भी ऐसा ही है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत उसमें होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे आके, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा, आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जंप करते हैं आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि है कैश बुक, ठीक है। कैश बुक पे जंप करते हैं, क्योंकि एक बिल रिसीवेबल बुक भी है बीच में, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम पहले कैश बुक की ओर पढ़ते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ कैश बुक की, तो कैश बुक क्यों बनाया जाता है ये समझो। कैश बुक इसलिए बनाया जाता है ताकि हम अपने कैश वाले जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, ठीक है, कैश से हमारे जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको हम एक अलग सेपरेट बुक अकाउंट में लिख सकें, अकाउंट्स बुक में लिख सकें, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक बंदा है, ठीक है, सब जस्ट क्विक एग्जांपल है। मान लो एक बंदा है, उसको लग रहा है कि उसकी कंपनी की जो सेल हुई है वो 50 लाख रुपए हुई है, ठीक है। उसकी कंपनी का जो इस साल का प्रॉफिट है वो 50 लाख है, और एक्चुअली में उतना है भी 50 लाख रुपए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो
प्रॉफिटेबिलिटी तो कितनी हो गई, 50 लाख रुपए। ध्यान से सुना, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, 50 लाख रुपए। लेकिन अब कल को मार्केट में जाता है और वो उसे लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, उसे खरीदनी है फरारी, उसे खरीदनी है मर्सिडीज। तो उस समय पर वो जब अपने बैंक अकाउंट में देखता है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट में या अपने जेब में हाथ डालता है या जब कैश चेक करने की कोशिश करता है, तो उसे ये पता लगता है, उस समय पर उसे ये रियलाइज होता है कि 10 लाख की कैश सेल्स हुई है, ठीक है, और 40 लाख की क्रेडिट सेल हुई है, ठीक है। 10 लाख की कैश सेल्स हुई है और मतलब 40 लाख की क्रेडिट सेल हुई है, ठीक है। इसका मतलब उधार पे बेचे गए हैं चीजें। तो प्रॉफिट तो हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी तो है 50 लाख रुपए, लेकिन लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी का मतलब आपके पास कैश कितना है, ठीक है, आप कितना कैश, कितनी चीज़ों को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी। आपकी एबिलिटी कैश में मतलब जनरेट करने की कैश, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिक्विडिटी तो बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो क्रेडिट में सेल किया गया है। लिक्विडिटी तो एक्चुअली में 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख, उसमें भी कई सारे एक्सपेंसेस ये माइनस करेगा, मान लो 5 लाख एक्सपेंसेस माइनस करेगा, ठीक है, तो फिर भी इसके पास 5 लाख बचे, ये टैक्सेस देगा इसी में से, फिर भी बचे, ठीक है। तो एक्चुअल में जो इसके पास कैश आएगा वो बहुत कम आएगा। तो इस चीज़ को सेपरेट करने के लिए कि एक्चुअल में मेरा कैश सेल कितना हो रहा है, कैश ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है, और मतलब टोटल कितना हो रहा है, क्रेडिट अलग और कैश अलग, ये बात है कैश बुक में। समझ में आया? कुछ तरीके की, 4 तरीके की होती है, जिनमें से हम 3 तरीके की कैश बुक जो है यहाँ बनाना सीखेंगे, ठीक है। 3 तरीके की कैश बुक हम यहाँ बनाना सीखेंगे। कैश बुक 4 तरीके की, एक होता है सिंगल कॉलम जिसमें सिर्फ कैश का कॉलम रहता है, ठीक है। एक होता है सिंगल कॉलम जिसमें सिर्फ कैश का कॉलम रहता है, ठीक है। एक होता है डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम जिसमें कैश प्लस बैंक का रहता है, ठीक है, कैश प्लस बैंक का हमारे पास दिया रहता है। और तीसरा होता है ट्रिपल कॉलम, ठीक है, ट्रिपल कॉलम। और चौथा होता है पेटी कैश बुक। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सिंगल कॉलम हम पढ़ेंगे, ठीक है। डबल कॉलम में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है डबल कॉलम कैश बुक में, ठीक है। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, देखो यहाँ पर आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक पढ़ना नहीं है, आपकी बुक में पूरी तरीके से दिया नहीं हुआ है, ठीक है। आपको पढ़ना है या तो कैश प्लस डिस्काउंट पढ़ सकते हो, कैश प्लस डिस्काउंट, या तो बैंक प्लस डिस्काउंट, ठीक है। तो मैं आपको कैश प्लस डिस्काउंट बता दूंगा, बैंक प्लस डिस्काउंट तभी आएगा, मतलब दोनों में से एक ही तो आएगा, ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग। तो आप पढ़ सकते हो इजीली कैश प्लस डिस्काउंट अगर आपको समझ में आ गया तो, ठीक है। पेटी कैश बुक हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। हाँ, तो देखो सिंगल कॉलम कैश बुक को मतलब अगर हम देखें तो फॉर्मेट क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं फॉर्मेट कैसा होता है। तो देखो ये है हमारे पास फॉर्मेट कैश बुक का, सिंगल कॉलम कैश बुक का। सिंगल कॉलम कैश बुक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बस एक कैश का कॉलम होता है, इसमें बैंक का कॉलम नहीं होता, इसमें डिस्काउंट का कॉलम नहीं होता, सिर्फ इसमें कैश का कॉलम होता है, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मेट बता दूं, यहाँ पे डेट, ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स, और हमेशा की तरह यहाँ पे एक एलएफ, और फिर यहाँ पर अमाउंट, ठीक है, या कैश लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कैश या अमाउंट लिख सकते हो। यहाँ पे फिर डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड लगता है, सॉरी, यहाँ पे एलएफ और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेट बनता है। वो एलएफ का थोड़ा अगर मैं एडजस्ट कर लेना, थोड़ा समझ लेना है एलएफ का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये होती है क्रेडिट साइड, हर अकाउंट्स की तरह इसमें भी ये होता है क्रेडिट साइड और ये होता है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड याद रखना आप, जो जब भी हमारे पास से पैसा जाएगा, ठीक है, जब भी क्रेडिट हमारे पास से पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। आपको पता होगा कि जब भी हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं तो बाय करके लिखते हैं, ठीक है, बाय करके लिखते हैं। तो ऐसा समझ लेना कि जो भी हम कैश को बाय करेंगे तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। और डेबिट साइड की बात करूँ अगर मैं, तो डेबिट साइड जब भी हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है, जब भी हमारे पास पैसा आएगा तो हमें डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। बहुत अच्छी बात है, हमें समझ में आ गया पूरी तरीके से कि करना क्या क्या है। अब चलते हैं इसके सीधे एक क्वेश्चंस के मदद से पूरा कैश बुक समझ लेते हैं, ठीक है। तो गाइज अभी आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर शो हो रहा होगा।
ठीक है। तो अगर नहीं भी थोड़ा दिक्कत हो रही है आपके फ़ोन की स्क्रीन पे, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनते रहना, यहाँ पर मैं एंट्री करते जाऊँगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी को। अब देखो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है हमें कि हमें यहाँ पर मिस्टर शिव सिंह की सिंगल कैश बुक बनानी है। सिंगल, जहाँ भी सिंगल कैश बुक आए, सिंगल कॉलम कैश बुक की बात की जा रही है, ऐसा समझना, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2024 की मान लेते हैं कि 2024 का हम कैश बुक बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर डेट डाल दिया। पहला पॉइंट क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। 1 जून को, 1 जून को स्टार्ट किया गया बिजनेस। अब कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, इसका मतलब बिजनेस में पैसा आया है, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि एक ऑनर और एक बिजनेस अलग अलग एंटिटी होती है, ठीक है। मतलब एक ऑनर को और एक बिजनेस, उसके बिजनेस को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। तो ऑनर के पास से पैसा गया बिजनेस के पास, ठीक है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं से पैसा आया ही है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, 1 जून, मतलब 1 जून, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था जब भी पैसा आएगा हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। किस नाम से, कैपिटल के नाम से, क्योंकि एज अ ओनर मैं अपने बिजनेस में अगर पैसा लगा रहा हूँ तो इट इज़ कंसिडर्ड एज माई कैपिटल, ठीक है। वो मेरे कैपिटल की तरह कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैंने लगाया, अमाउंट कितना दिया, 10,000 रुपये मैंने यहाँ पर कैपिटल लगाया है, इन्वेस्ट किया है कैश में, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पे फिर से 2024 इस तरफ लिख दिया। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, पेड फॉर परचेजेस। जितने भी मैंने खर्चे किए हैं, जितने भी मैंने सामान खरीदा है, उसके लिए मुझे पे करना है। पे करने का मतलब कैश से पे करूँगा, बैंक, यहाँ पर कैश की बात हो रही है। अगर मैं कैश से पे करता हूँ, ठीक है, अगर मैं कैश से पे करता हूँ तो इसका मतलब कैश मेरे पास से जा रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है, कैश मेरे पास से जा रहा है। जब कैश मेरे पास से जाएगा, यहाँ पे देखो जाएगा लिखा है ना, तो मैं क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। तो 4 जून को क्या हुआ, कैश मेरे पास से चला गया बाय परचेजेस, ठीक है। एलएफ में कुछ नहीं, और 4,000 का मैंने सामान खरीद लिया। बहुत अच्छी बात है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, रिसीव फ्रॉम कैश सेल्स। अब यहाँ पर क्रेडिट सेल्स लिखा होता तो मैं इसमें रिकॉर्ड नहीं करता, ये बात याद रखना। लेकिन यहाँ पर कैश सेल लिखा हुआ है, इसका मतलब कैश में हुआ है ट्रांजेक्शन, तो मैं इस पर रिकॉर्ड करूँगा। सेल करने पे मुझे पैसा मिला तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर दूंगा 7 जून टू सेल्स, ठीक है। कितने रुपए मिले मेरे को, 3200 रुपये मिले हैं, ठीक है। कितने रुपए, 3200 रुपये। दूसरी तरफ अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो पेड टू श्री राज कुमार को मैंने पे कर दिया है, ठीक है। तो जो मैंने श्री राज कुमार को पे कर दिया, तो डेट क्या है, 8 जून। जब मैंने पे किया, इसका मतलब मेरे से यहाँ से पैसा जा रहा है, तो श्री राज कुमार कितने रुपए पे किए हैं, मैंने उनको 700 रुपये पे किए हैं, हाँ राइट, 700 रुपये पे किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम श्री के कुमार। अब हमने 9 जून को के कुमार से रिसीव किया है। कितने रुपए रिसीव किए हैं, 900 रुपये रिसीव किए हैं, ठीक है। अब स्टेशनरी के लिए पे किया है, डेट यहाँ पे डालते रहना, डेट यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाय स्टेशनरी के मैंने पे किया है, कितना पे किया है, 137 रुपये पे किया है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, पे कर दिया था, ठीक है। पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर, पेड फॉर ऑफिस लिख देता हूँ यहाँ पे, समझ जाना कितने रुपए का, 595, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल्स, फिर से कैश सेल हो गई 1200 रुपये की, तो टू सेल्स कितना, 1200, ठीक है। फिर यहाँ पे अब ऑफिस के स्टाफ को रेंट दिया है, और उसके बाद मैंने ऑफिस रेंट पे किया है, ऑफिस के स्टाफ को सैलरी दी है, उसके बाद मैंने रेंट पे किया है, तो कितना, ये 350 हो गया, और 22 सैलरी अकाउंट कितना हो गया, 600 रुपये हो गया, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब हम इसे टैली करेंगे, टैली करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे एंड कर दिया, ठीक है। इस महीने की कैश बुक को एंड कर दिया। अब मैं जब इसे जोड़ूंगा तो इधर टोटल आ रहा है 15,300, और इस साइड में जब इसे टैली करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 8,918, ठीक है, 8,918। देखो अगर मैं आपको, और यही बैलेंस अगले महीने जब जाएगा तो इस तरफ आके ये बैलेंस क्या हो जाएगा, जैसे मान लो जुलाई में, ठीक है,
2024 1 जुलाई को क्या हो जाएगा, यही बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा। ठीक है, यही बैलेंस क्या होता है, जो पिछले महीने से वो बैलेंस आता है। ठीक है, तो वही बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाता है 8918। आया समझ में? पूरा बहुत ईजी है यार, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है कैश बुक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको कैश बुक सिंगल कॉलम वाला बनाना है। ठीक है, बहुत ईजी था, समझ में आ गया। अब बैंक वाले की थोड़ी बात कर लेते हैं, बैंक वाले में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस आने वाला है, इस बारे में बात कर लेते हैं। देखो, बैंक वाले में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पेज पे चले एक बार, अगर अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्या डिफरेंस थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, सबसे पहली वाली चीज़ समझो, 2 कॉलम होंगे, एक कैश का होगा, जैसे यहाँ पर कैश का था उसी तरीके से एक कैश का होगा, एक बैंक का होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें तो आपके ध्यान में है ही, मैंने जो बताया कि इस साइड पैसा जाएगा तब लिखना है और इस साइड पैसा आएगा तब लिखना है। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई बंदा मेरे बैंक में पैसा जमा कर दे, मुझे कैश ना दे, बट मेरे बैंक में जमा कर दे। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं तो मैं उसे क्रेडिट सेल तो नहीं मानूंगा। ठीक है, वो उस पर भी तो पैसे मेरे पास आए हैं ना, तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो, जब मेरे पास अगर बैंक में आ रहा है, ठीक है, जैसे सेल करके बैंक में आ रहा है, तो 2 सेल्स बैंक में लिख दूंगा, बात खत्म, और कुछ भी नहीं करना है। अगर मतलब कैश 2 सेल्स कैश में आ रहा है तो 2 सेल्स करके कैश में लिख दूंगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर मैंने परचेज किया है किसी से, अगर मैं किसी को पे कर रहा हूँ, तो बाय, मान लो अमन को पे कर रहा हूँ, बाय अमन, उसके बैंक में पे कर रहा हूँ, या मैं बैंक से पे कर रहा हूँ, मैं अपने बैंक से पे कर रहा हूँ, कैश नहीं दे रहा मैं उसे। ठीक है, तो अपने बैंक में लिखूंगा क्योंकि बैंक से जा रहा है। अगर बाय सुमन, मान लो बाय सुमन, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं उसे कैश में अगर पे कर रहा हूँ तो कैश में लिख दूंगा। एक यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, एक पॉइंट आता है, वो आता है कॉन्ट्रा एंट्री का। कॉन्ट्रा एंट्री का क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री समझ लेते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री में होता क्या है, ये तो बात तो आपको पता होगी कि कैश अकाउंट बना रहे होते हैं, जो भी अकाउंट बना रहे थे उस अकाउंट का नाम नहीं लिखते उस अकाउंट में। बट कॉन्ट्रा एंट्री में ये केस थोड़ा एक्सेप्शनल हो जाता है। कैसे, मान लो अगर आपके पास आ गया 10,000 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये वाला पॉइंट आ गया। अब आप इसको कैसे एंट्री करोगे, इसकी एंट्री कैसे करोगे इस डबल कॉलम वाले कैश बुक में। इसकी तो जर्नल एंट्री पहले ये होगी ना कि मतलब 10,000 बैंक मतलब कैश में वो किया गया है, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है, और 2 कैश अकाउंट। ठीक है, ये हो गया ना इसकी एंट्री। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, 2 वाला तो इधर जाएगा, ये तो हमें पता चल गया, 2 वाला तो इधर जाएगा। ठीक है, 2 वाला तो इधर जाएगा और यहाँ पर जाके 2 कैश अकाउंट, यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये लिखेगा बैंक में। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा आया है, मेरे बैंक में पैसा आया है, तो जाहिर सी बात है मैं डेबिट साइड लिखूंगा। ये तो पता चल रहा है, मेरे बैंक में पैसा आया है तो मैं डेबिट साइड लिखूंगा। किस चीज़ से आया, कैश से आया है। ठीक है, तो ये मतलब लिखूंगा मैं नाम कैश का, बट अमाउंट मैं बैंक वाले में भरूंगा। और ये जो डेबिट वाला है ये बाय करके, यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट करके ये कहाँ जाएगा, ये कैश में चला जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री ये होती है। और यहाँ पर आपको एलएफ वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर इसका काम आता है एलएफ वाला। एलएफ वाला जो कॉलम है आपको यहाँ पे सी लिखना होता है, सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, इस एंट्री के बाद बस सी लिख देना, बात खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर बैंक डबल कॉलम कैश बुक मैंने आपको सिखा दिया है, समझा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको क्वेश्चन की नीड पड़ेगी। एक बार प्रैक्टिस करना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम नहीं करने वाले। ठीक है।